नमस्कार। तो आज के सेशन में हम यहाँ पर दृष्टि आईएएस के जो हिंदी के नोट्स हैं, ठीक है, जीएस फोर पेपर का, उसको देखेंगे। और पिछले वीडियोस में हमने काफ़ी वह वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो उसको आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। इसके अंतर्गत हम भारत के महान प्रशासक को यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे, यानी ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इंडिया, जिसके अंतर्गत हम पहले अशोक को यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए अशोक से स्टार्ट करते हैं। अशोक प्राचीन भारत के मौर्य सम्राट बिंदुसार का पुत्र था। अशोक का जन्म लगभग 304 ईसा पूर्व में माना जाता है। कलिंग युद्ध में हुए नरसंहार तथा विजित देश की जनता के कष्ट से अशोक की अंतरात्मा को तीव्र आघात पहुंचा। युद्ध की विनाश लीला ने सम्राट को शोकाकुल बना दिया और वह प्रायश्चित करने के प्रयत्न में बौद्ध विचारधारा की ओर आकर्षित हुआ। संसार के इतिहास में अशोक इसलिए विख्यात है कि उसने निरंतर मानव की नैतिक उन्नति के लिए प्रयास किया, जिन सिद्धांतों के पालन से यह नैतिक उत्थान संभव था। अशोक के लेखों में उन्हें धम्म कहा गया है। दूसरे तथा सातवें स्तंभ लेखों में अशोक ने धम्म की व्याख्या इस प्रकार की है। धम्म है साधुता, बहुत से कल्याणकारी अच्छे कार्य करना, पाप रहित होना, मृदुता, दूसरों के प्रति व्यवहार में मधुरता, दयादान तथा सुचिता, आगे प्राणियों का वध न करना, जीव हिंसा न करना, माता पिता का अतः बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर करना, मित्र परिचितों संबंधियों, ब्राह्मण तथा श्रमणों के प्रति दानशीलता तथा उचित व्यवहार, भृत्यों के प्रति उचित व्यवहार के बारे में कहा गया है। वहीं बात की जाए कि सभी बौद्ध ग्रंथ अशोक को बौद्ध धर्म का अनुयायी बताते हैं। अशोक के बौद्ध होने के सबल प्रमाण उसके अभिलेख हैं। भाब्रू लघु शिलालेख में अशोक बुद्ध, धम्म और संघ में विश्वास करने के लिए कहता है और भिक्षु तथा भिक्षुणियों से बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन तथा श्रवण करने के लिए कहता है। वहीं लघु शिलालेखों से यह भी पता चलता है कि राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में अशोक ने बोधगया की यात्रा की। 12वें वर्ष वह निगाली सागर गए और बुद्ध के स्तूप के आकार को दोगुना करवाया। वहीं महावंश तथा दीपवंश के अनुसार उसने तृतीय बौद्ध संगीति अर्थात सभा बुलाई और मोगली पुत्र तिस की सहायता से संघ में अनुशासन और एकता लाने का सफल प्रयास किया। इसके साथ ही साथ अशोक के लेख शिलाओं, प्रस्तर स्तंभों और गुफाओं में पाए जाते हैं। अशोक के लेखों को 3 श्रेणियों में बांटा जाता है: शिलालेख, स्तंभ लेख, लघु स्तंभ लेख और गुफा लेख। बात करते हैं अशोक के जीवन से मिलने वाली शिक्षाएं। अशोक की विचारधारा यह थी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म या लोगों के प्रति ईर्ष्या या निंदा की भावना न रखे, बल्कि उसे अपने धर्म के साथ साथ सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, ताकि पूरे विश्व में एकता स्थापित हो सके। इसी संदर्भ में उसका कथन है कि किसी भी व्यक्ति को सिर्फ अपने धर्म का सम्मान और दूसरों के धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। उनके कथनानुसार एक अच्छे प्रशासक बनने के लिए पहले यह जानना जरूरी है कि उस क्षेत्र में रहने वाली जनता की मूलभूत आवश्यकताएं क्या क्या हैं और उन आवश्यकताओं को सरलता से उनके पास कैसे पहुंचाया जा सके, तभी आप एक कुशल प्रशासक बन सकते हैं। इस संदर्भ में उनका कथन यह है कि सफल राजा वही होता है जिसे पता होता है कि जनता को किस चीज़ की ज़रूरत है। इसके साथ ही युवाओं के लिए उनका सर्वाधिक प्रभावी कथन यह है कि जितना कठिन संघर्ष करोगे, आपके जीत की खुशी उतनी ही बढ़ जाएगी। अर्थात किसी लक्ष्य को प्राप्त करने में हम जितनी अधिक कठिनाइयों का सामना करके लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, हमारी जीत की खुशी दोगुनी हो जाएगी। इसलिए हमें किसी भी प्रकार की समस्याओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डटकर मुकाबला करना चाहिए, ताकि आपका लक्ष्य आपको बेहतर खुशी प्रदान करे। इसी प्रकार उन्होंने यह भी कहा कि हमें किसी भी जानवर या प्राणी की हत्या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने वाले को इस प्रेम भावना से परिपूर्ण समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं। इस संदर्भ में उनका कथन है, जानवरों व अन्य प्राणियों को मारने वाले के लिए किसी भी धर्म में कोई जगह नहीं है। इस प्रकार से हमारे अशोक जो हैं वो इनका चैप्टर समाप्त होता है और अकबर अब अगले हमारे आएंगे। मुग़ल बादशाह हुमायूं और हमीदा बानो बेगम के पुत्र का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था।
निरंतर युद्धों में संलग्न रहने के कारण अकबर आजीवन निरक्षर रहा, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि वह अशिक्षित था। अकबर ने अपने राज्य में कई सुधार किए थे। मुगल कालीन शासन व्यवस्था में उसका महत्वपूर्ण स्थान है और उसके समय में किए गए कुछ सुधार इस प्रकार हैं। पहला, युद्ध में बंदी बनाए गए व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को दास बनाने की परंपरा को तोड़ते हुए अकबर ने दास प्रथा पर 1562 ईस्वी में पूर्णतः रोक लगा दी। दूसरा, अगस्त 1563 ईस्वी में अकबर ने विभिन्न तीर्थ स्थलों पर लगने वाले तीर्थ यात्रा कर की वसूली को बंद करवा दिया। वहीं तीसरा, मार्च 1564 ईस्वी से अकबर ने जजिया कर जो गैर मुस्लिम जन से व्यक्ति कर के रूप में वसूला जाता था को बंद करवा दिया। वहीं 1571 ईस्वी में अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाई और 1583 ईस्वी में अकबर ने एक नया कैलेंडर इलाही संवत जारी किया। इसके साथ ही साथ में अकबर ने सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया, विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया और लड़कों की विवाह की न्यूनतम आयु 16 वर्ष तथा लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई। अकबर ने राजपूत राजाओं से दोस्ती कर श्रेष्ठ एवं स्वामी भक्त राजपूत वीरों को अपनी सेवा में लिया, जिससे मुगल साम्राज्य काफ़ी दिनों तक जीवित रह सका। अकबर ने कुछ राजपूत राजाओं जैसे भगवान दास, राजा मान सिंह, बीरबल, टोडरमल और उच्च मनसब प्रदान किया था। अकबर प्रथम सम्राट था जिसके धार्मिक विचारों में क्रमिकता देखी जा सकती है। शुरुआती दौर में अकबर पर पारिवारिक कारणों से इस्लाम का प्रभाव दिखता है, लेकिन आगे चलकर उस पर इस्लाम का प्रभाव कम हो गया प्रतीत होता है। इसका पता उसके इस कदम से चलता है कि जब 1575 ईस्वी में उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाने की स्थापना की और 1578 में ईस्वी में इबादत खाने को धर्म संसद में बदल दिया। वहीं 1579 में महजर की घोषणा कर अकबर धार्मिक मामलों में सर्वोच्च निर्णायक बन गया। उलेमाओं ने अकबर को इमाम आदिल घोषित कर विवादास्पद कानूनी मामले पर आवश्यकता अनुसार निर्णय का अधिकार दिया। हर रविवार की संध्या को इबादत खाने में विभिन्न धर्मों के लोग एकत्र होकर धार्मिक वार्ता हेतु उपस्थित होते थे, परंतु कालांतर में अन्य धर्मों के लोग जैसे ईसाई, जरथुस्त्रवादी, हिंदू, जैन, बौद्ध, फारसी, सूफी आदि को इबादत खाने में अपने अपने धर्म के पक्ष को प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया। सभी धर्मों के सार संग्रह के रूप में अकबर ने 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही, जिसे कहते हैं तौहीद ए इलाही या दैवी एकेश्वरवाद नामक ग्रंथ धर्म का प्रवर्तन किया तथा उसे राजकीय धर्म घोषित कर दिया। अकबर ने गौवध बंद करने की आज्ञा देकर हिंदू जनता के मन को जीत लिया। इसी के साथ में अगर बात किया जाए अकबर के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की, तो अकबर सभी धर्मों के प्रति सम्मान रखता था, इसलिए उसने दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म बनाया जिसे किसी भी वर्ग का व्यक्ति अपना सकता था। उसने कहा, हमें सभी धर्मों का सम्मान करना तथा उसके संस्कृति को अपनाने की आवश्यकता है, तभी हम पूरे भारत को एक रूप में देख सकते हैं। अकबर का कहना था कि सीखना एक पौधशाला है जिसमें हमारा पूरा विकास होता है। इसका आशय है सीखने का कोई निश्चित समय नहीं, बल्कि हमें अपने जीवन में निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए, जो हमें सभी गुणों में परिपक्व बनाने में सहायता होंगे। इसलिए हमें किसी कार्य को सीखने में घबराना नहीं चाहिए। उनका कहना था कि भगवान के अधिकांश भक्त अपने भाग्य की उन्नति में लगे हुए हैं, न कि भगवान की पूजा करने में। यही कारण है कि हम देवत्व को प्रथागत रूप में देखते हैं, जबकि हमें सच्चे मन और विचार से भगवान में आस्था रखने की ज़रूरत है। आपके भाग्य की उन्नति आपके इस कठोर दृढ़ निश्चय से हो जाए। अब बात करते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि आपके नोट्स की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। APJ अब्दुल कलाम हो गए, महात्मा गांधी हो गए, श्रीधरन जी हो गए, ठीक है। तो ये 3-4 व्यक्तित्व ऐसे हैं जिनको आप अपने नोट के माध्यम से या फिर अपने मेंस में जो है आंसर राइटिंग में आप इनको कोटेशन के माध्यम से लिख सकते हैं।
अब्दुल जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके अंदर सीखने की जिज्ञासा थी और वो पढ़ाई पर अधिक ध्यान देते थे। वर्ष 1960 में कलाम ने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की। इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरे करने के पश्चात कलाम रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO में वैज्ञानिक के तौर पर भर्ती हुए। कलाम ने भारतीय सेना के लिए एक छोटे हेलीकॉप्टर का डिज़ाइन बनाकर अपने करियर की शुरुआत की। कुछ वर्षों के बाद उनका स्थानांतरण भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात ISRO में हुआ। यहाँ वो भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना के निदेशक के तौर पर नियुक्त किए गए। इसी परियोजना की सफलता के फलस्वरूप भारत का प्रथम उपग्रह रोहिणी पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया। कलाम के करियर का सबसे अहम मोड़ ISRO में शामिल होना था और जब उन्होंने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल परियोजना पर कार्य शुरू किया तब उन्हें लगा कि जैसे वो वही कार्य कर रहे हों जिसमें उनका मन लगता है, अर्थात पैशन। 70 और 80 के दशक में अपने कार्यों और सफलताओं से डॉक्टर कलाम भारत में बहुत प्रसिद्ध हो गए और देश के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में उनका नाम गिना जाने लगा। जुलाई 1992 से लेकर दिसंबर 1999 तक डॉक्टर कलाम प्रधानमंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन अर्थात DRDO के सचिव थे। एक रक्षा वैज्ञानिक होने तथा उनकी उपलब्धियों और प्रसिद्धि के कारण NDA की गठबंधन सरकार ने उन्हें वर्ष 2002 में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया। उन्होंने भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। डॉक्टर कलाम देश के ऐसे तीसरे राष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले ही भारत रत्न से नवाजा जा चुका था। इससे पूर्व डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। उनके कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा गया और राष्ट्रपति पद से सेवा मुक्त होने के पश्चात डॉक्टर कलाम शिक्षण, मार्गदर्शन, लेखन और शोध जैसे कार्यों में संलग्न रहे। कलाम हमेशा से देश के विद्यार्थियों और उनके भविष्य को कुशल बनाने के बारे में बातें करते थे। इसी संबंध में उन्होंने देश के युवाओं के लिए व्हाट कैन आई गिव पहल की शुरुआत भी की, जिसका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार का सफाया करना है। शिक्षण के अतिरिक्त डॉक्टर कलाम ने कई पुस्तकें भी लिखी जिनमें प्रमुख है इंडिया 2020 अ विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, इंडोमिटेबल स्पिरिट और विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी और इग्नाइटेड माइंड्स, अनलीशिंग द पावर विद इन इंडिया और मिशन इंडिया आदि इनकी पुस्तकें थी महत्वपूर्ण। देश और सामाजिक कार्यों के लिए डॉक्टर कलाम को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। बात करें कि 27 जुलाई 2015 को भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में अध्यापन कार्य के दौरान उन्हें दिल का दौरा पड़ा और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की बात करें तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण मानते हुए उनके लिए प्रेरित करते थे। उनका कहना है कि वास्तविक शिक्षा मनुष्य की गरिमा को बढ़ाती है और उसका आत्मसम्मान बढ़ाता है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा की वास्तविक भावना का एहसास हो जाए तो इंसान हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है और हमारी दुनिया रहने के लिए एक बेहतर स्थान बन सकती है। वहीं वे साथ साथ में कहते थे कि वे सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि यदि इन चारों चीज़ों का पालन किया जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। वे हैं महान उद्देश्य, ज्ञान प्राप्त करना, कड़ी मेहनत और दृढ़ता। कलाम विश्व शांति एवं मानव कल्याण का संदेश देते हुए युद्ध या संघर्ष विराम को महत्वपूर्ण मानते हैं। उनका कहना है कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी हल नहीं होता। उन्होंने भ्रष्टाचार को भारत की प्रमुख समस्या माना है। वे भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु कहते हैं
अगर किसी देश को भ्रष्टाचार मुक्त और सुंदर मन वाले लोगों का देश बनाना है तो मेरा दृढ़तापूर्वक मानना है कि समाज के 3 प्रमुख सदस्य ये कर सकते हैं, पिता, माता और गुरु। वहीं अब्दुल कलाम प्रेम, करुणा, समता, समर्पण, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी एवं मानवता जैसे नैतिक मूल्यों के अनुकरण की शिक्षा देते हैं। वे सकारात्मक विचारों पर बहुत अधिक बल देते हैं। अगले हमारे हैं वीपी मेनन को हम पढ़ेंगे। प्रसिद्ध प्रशासक राय बहादुर वपाला पनगुन्नी मेनन या वीपी मेनन 30 सितंबर 1893 से 31 दिसंबर 1965 के बीच में इनका जो है जन्म मृत्यु से लेकर रहा का नाम देश के सर्वश्रेष्ठ प्रशासकों की सूची में शामिल किया जाता है। उन्होंने 1945 से 1950 के समय में नव स्वतंत्र भारत के एकीकरण में अति प्रशंसनीय भूमिका का निर्वहन किया था। केरल के एक स्कूल शिक्षक के पुत्र मेनन भारतीय सिविल सेवा में आने से पहले रेलवे कोल खदान में और बेंगलुरु टोबैको कंपनी में काम कर चुके थे। अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर ब्रिटिश इंडिया में सर्वोच्च प्रशासनिक पद पर पहुँचे। उन्हें 1946 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन का राजनीतिक सलाहकार बनाया गया। उनकी योग्यता से सरदार पटेल बहुत प्रभावित थे और उन्हें मेनन की राजनीतिक सूझबूझ और नैतिकता पर बहुत विश्वास था। स्वयं मेनन भी सरदार पटेल का बहुत आदर करते थे। मेनन और पटेल की परस्पर विश्वासपरक कार्यशैली एक राजनेता और एक प्रशासक के मध्य तालमेल का बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। मेनन ने पटेल के साथ काम करते हुए करीब 565 रियासतों का भारत में विलय करवाने में अद्भुत सफलता हासिल की। बात करें तो मेनन ने विलय को अस्वीकार करने वाले जूनागढ़ एवं हैदराबाद के निजाम के खिलाफ सैनिक कार्रवाई करने का सरकार के कठोर फैसले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पटेल के निधन के बाद मेनन ने सिविल सेवा से सेवानिवृत्ति ले ली और बाद में स्वतंत्र पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने 2 किताबें लिखी, द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन स्टेट और ट्रांसफ़र ऑफ पावर। बात करते हैं वीपी मेनन के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की। उनका कहना था कि हमारा एकीकरण ही देश की मजबूती प्रदान करेगा और उन्होंने देश के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई तथा स्वतंत्र भारत के शांतिपूर्ण व्यवस्था में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। मेनन ने अपनी प्रशासनिक कुशलता का लोहा तब मनवा दिया जब उन्होंने सरदार पटेल के साथ मिलकर 565 रियासतों के एकीकरण का कार्य कुशलता से संपन्न किया, जो उनके परिश्रम और कार्य के प्रति समर्पण की उच्चतम मिसालों में से एक थी। वहीं बात करें कि भारत की प्रशासनिक और राजनीतिक संरचना के ढांचे के निर्माण में मेनन का योगदान निर्णायक सिद्ध हुआ। हमारे अगले हैं के.एम. पडिक्कर। 3 जून 1895 को जन्मे कावलम माधव पडिक्कर या के.एम. पडिक्कर बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। उन्हें पत्रकारिता, इतिहास, प्रशासक और कूटनीति के क्षेत्र में महारत हासिल थी। उनका जन्म ब्रिटिश भारत के रजवाड़े त्रावणकोर में हुआ था। केरल के कोट्टायम, मद्रास और क्राइस्ट चर्च यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में अध्ययन करने वाले पडिक्कर ने लंदन के मिडिल टेम्पल में भी पढ़ाई की। वह केरल साहित्य अकादमी के पहले अध्यक्ष भी रहे। पडिक्कर ने पुर्तगाल और हॉलैंड की यात्राएं भी की। इसका मकसद इन देशों का मालाबार के साथ संबंधों के इतिहास का अध्ययन करना था। यह अध्ययन उन्होंने मालाबार एंड द पोर्टुगीज और मालाबार एंड द एज के नाम से प्रकाशित की। उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और कलकत्ता यूनिवर्सिटी में अध्यापन का कार्य किया। फिर उनका रुझान पत्रकारिता की ओर छुआ। वह 1925 में हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक नियुक्त किए गए। वह पटियाला रियासत और बीकानेर रियासत के विदेश मंत्री भी रहे। वे चीन, फ्रांस और मिस्र में भी रहे। भारत वापसी पर उन्हें जम्मू कश्मीर विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया। वह बाद में मैसूर विश्वविद्यालय में भी इसी पद पर रहे। उन्होंने कई लेख व कविताएं लिखी और ग्रीक नाटकों का मलयालम में अनुवाद किया।
उनका मलयालम और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान उच्च कोटि का था। उन्होंने इन दोनों भाषाओं में करीब 50 से अधिक किताबें लिखी और 10 दिसंबर 1963 को उनका निधन हो गया। बात करते हैं के.एम. पडिक्कर के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की। जम्मू एवं कश्मीर तथा मैसूर विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर के रूप में श्री पडिक्कर ने शिक्षा के मूल्यों का प्रसार किया। पडिक्कर की एक प्रसिद्ध उक्ति थी कि व्यक्तिगत जीवन की भांति अंतर्राष्ट्रीय जीवन में भी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। उनके ही शब्दों में राजदूत को उस नीति को क्रियान्वित करना होता है जो उसकी सरकार निर्धारित करती है। बात करते हैं सी.डी. देशमुख की। 14 जनवरी 1896 को जन्मे चिंतामन द्वारका देशमुख प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। उनका जन्म महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुआ था। उनका परिवार की पृष्ठभूमि भी प्रशासनिक कार्यों में की रही थी। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय में 1912 में मैट्रिक परीक्षा में सर्वोच्च स्थान हासिल किया था। वे फिर बाद में स्नातक की पढ़ाई करने जीसस कॉलेज कैम्ब्रिज, जो कि इंग्लैंड में है, गए। उस समय लंदन में होने वाली भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा 1918 में उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया। वह ऐसे पहले भारतीय हैं जिन्हें ब्रिटिश राज के दौरान 1993 में रिजर्व बैंक का गवर्नर बनाया गया। वह कैबिनेट में 1950 से 1956 के बीच में वित्त मंत्री भी रहे। उनके कार्यकाल में ही नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च की कार्यकारी परिषद आदि की संस्थाएं बनी। वे यूजीसी के चेयरमैन, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के प्रमुख, नेशनल बुक ट्रस्ट के प्रमुख भी रहे। उन्होंने इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की नींव रखी और आजीवन इसके प्रमुख रहे। वह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अध्यक्ष भी रहे और देशमुख ने ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। भारत पाक विभाजन के बाद उन्होंने परिसंपत्तियों और जिम्मेदारियों के बंटवारे के काम में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। देशमुख की देखरेख में ही यह बैंक शेयर होल्डरों की संस्थाओं से राष्ट्रीय संस्थान में तब्दील हुआ। वह देश की एक ऐसी अनोखी प्रतिभा थे जिनमें विचार और तटस्थता, संस्कृति और विज्ञान, समग्रता, समर्पण और दूरदृष्टि तथा ऊर्जावान व्यक्तित्व का अद्भुत तालमेल था। अपनी ब्रिटिश पत्नी से उनके संबंध ज़्यादा दिन नहीं चले तब उन्होंने दूसरा विवाह वैधव्य का जीवन बिता रही स्वतंत्रता सेनानी दुर्गाबाई देशमुख से किया। सन 1974 में उनकी आत्मकथा द कोर्स ऑफ माई लाइफ प्रकाशित हुई। उन्हें सरकारी सेवाओं में योगदान के लिए रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया। सन 1975 में उन्हें पद्म विभूषण सम्मानित किया गया। बात करते हैं सी.डी. देशमुख के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी श्री देशमुख विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अर्थात IMF के में ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि रह चुके थे। इसके साथ ही साथ में योजना आयोग अर्थात नीति आयोग और भारतीय संसद के सदस्य के रूप में उन्होंने देश और जनता की सेवा पूरे समर्पण भाव से की। श्री देशमुख ने 1956 से 1957 का वार्षिक बजट देख रखते हुए कहा था, समस्या भारत की प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना नहीं है बल्कि हमें निम्नतम आय को उच्च करना है तथा युवाओं को एक नए विकल्प देना है। उनकी ये बातें देश के युवा प्रशासकों के लिए अत्यंत प्रेरणादायी है। बात करते हैं P.N. हक्सर की। प्रसिद्ध प्रशासनिक अधिकारी और कूटनीतिज्ञ परमेश्वर नारायण हक्सर 4 सितंबर 1913 से 25 नवंबर 1998 को P.N. हक्सर के नाम से जाना जाता है। वह 6 वर्ष 1967 से 1973 तक देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के प्रधान सचिव रहे थे। 1970 के दशक के मध्य में जब श्रीमती गांधी ने सत्ता की बागडोर संभाली तो उन्हें शासन का ज़्यादा अनुभव नहीं था। ऐसे में श्री हक्सर ने अपनी योग्यता और दूरदर्शिता से उनकी शासन पर पकड़ मजबूत की और भारत को दुनिया के महत्वपूर्ण देश के रूप में विकसित करने का महान योगदान दिया। वह योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी बनाए गए। उनका असाधारण योग्यता को देखते हुए नई दिल्ली
स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पहले कुलपति के पद पर नियुक्त किया गया। वहीं बात किया जाए कि श्री हक्सर ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से MSc की परीक्षा उत्तीर्ण की और श्री हक्सर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी अध्ययन किया। लंदन में वह समाजवाद और मार्क्सवाद की ओर आकर्षित हुए। उन्होंने इलाहाबाद में बतौर वकील अपना पेशेवर जीवन शुरू किया और 1947 में वे भारतीय विदेशी सेवा के लिए चुने गए, इंडियन फॉरेन सर्विस। वे ऑस्ट्रिया और नाइजीरिया में राजदूत भी रहे। वह केंद्रीयकरण, समाजवाद की पक्षधरता, मानवाधिकारों के लिए संघर्ष, नव उदार का विरोध और धर्मनिरपेक्षता के प्रति गहरे झुकाव के लिए भी जाने जाते हैं। वहीं बात करें कि श्री हक्सर को कूटनीतिज्ञ सेवाओं में 22 वर्ष बिताने के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी का सचिव नियुक्त किया गया। 1967 में वह उनके प्रधान सचिव बने और श्रीमती गांधी के बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को समर्थन देने के पीछे श्री हक्सर की भी बड़ी भूमिका थी। इतना ही नहीं, उन्होंने बैंकों, बीमा और विदेशी तेल कंपनियों के राष्ट्रीयकरण, 1971 की इंडो सोवियत संधि, बांग्लादेश की आज़ादी के मामले से जुड़े फैसले में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री हक्सर को पाकिस्तान के साथ हुए प्रसिद्ध शिमला समझौते में मुख्य रचनाकार माना जाता है। बात करते हैं PN हक्सर के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की। पहला, PN हक्सर जब इंदिरा गांधी के सचिव बने उसके कुछ दिनों के बाद वे सरकार के प्रमुख नीति निर्धारक बने। हक्सर वामपंथी विचारधारा के समर्थक थे। इन्होंने बैंकों के राष्ट्रीयकरण और राजाओं के प्रिवी पर्स को ख़त्म करने के लिए इंदिरा सरकार को तैयार किया। इसके साथ ही साथ में 1967 से 1973 तक वे सरकार के संभवतः सबसे प्रभावशाली और ताकतवर शख्स थे। इन्होंने ही पहली बार कमिटेड ब्यूरोक्रेसी की विवादास्पद परिकल्पना दी, जिसका आलोचना भी हुई थी। महान परमाणु वैज्ञानिक राजा रमन्ना ने हक्सर के बारे में महत्वपूर्ण बात कही थी। जब तक इंदिरा गांधी ने हक्सर की बात सुनी, वे जीत पर जीत अर्जित करती गई, चाहे वो बांग्लादेश हो, निक्सन हो, जुल्फिकार अली भुट्टो हो या परमाणु परीक्षण हो। लेकिन जैसे ही उन्होंने हक्सर को हटाकर अपने छोटे बेटी की बात सुननी शुरू कर दी, उनकी आफतें वहीं से शुरू हो गई। इसे मात्र संयोग ही नहीं कहा जा सकता कि हक्सर के जाने के बाद ही भिंडरवाला आए, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, संजय की मौत हुई और ख़ुद उनकी हत्या हुई। मेमोरीज ऑफ PN हक्सर के रूप में इन्होंने लिखा है। अगले हमारे हैं मोहम्मद यूनुस के बारे में हम यहाँ पे देखने का प्रयास करेंगे। भारतीय विदेश सेवा के महत्वपूर्ण अधिकारी मोहम्मद यूनुस का जन्म 26 जून 1916 को हुआ। वह इंडोनेशिया, टर्की, इराक, स्पेन और जैसे महत्वपूर्ण देशों में राजदूत के पद पर रहे। उनका देश को बहुत बड़ा योगदान दिल्ली में प्रगति मैदान की स्थापना और नियमित रूप से व्यापार मेलों का आयोजन संचालित करवाना रहा। पाकिस्तान के एबटाबाद में जन्मे यूनुस ने इस्लामिया कॉलेज, पेशावर मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में अध्ययन किया। उन्होंने सीमांत गांधी के नाम से मशहूर स्वतंत्रता सेनानी अब्दुल गफ्फार खान के संगठन खुदाई खिदमतगार में 1936 से 1947 तक काम किया। मोहम्मद यूनुस उच्च कोटि के वक्ता थे और हमेशा नपा तुला बोलते थे। विभाजन से पहले ही वह भारत आ गए और 1947 के कठिन दौर में भारतीय विदेशी सेवा में चुने गए। इस सेवा में आने के बाद उन्होंने लुसाका, अल्जीरिया, कोलंबो और नई दिल्ली में हुए गुट निरपेक्ष देशों के सम्मेलनों में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। उन्होंने 1955 में हुए वाडुंग सम्मेलन में भी भागीदारी की। उनकी अपूर्व क्षमताओं को देखते हुए उन्हें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का विशेष दूत बनाया गया। वह राज्यसभा के भी सदस्य रहे। उनका 17 जून 2001 में निधन हो गया। उनकी मशहूर किताब फ्रंटियर स्पीकर्स है। इस किताब पर 1942 में सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। उनकी अन्य किताब कैदी के ख़त तथा पैशन एंड पॉलिटिक्स आदि हैं। बात करते हैं मोहम्मद यूनुस के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की। पहला, मोहम्मद यूनुस जी जो है राजनीति एवं प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य गरीबों का हित और सामाजिक सुधार को मानते थे। उनका पूरा जीवन जन कल्याण के लिए समर्पित रहा। उनका जीवन अनुकरणीय है।
उन्होंने सामाजिक समानता पर बल दिया। वे सांप्रदायिकता के प्रसार को हमेशा विरोध करते थे। वे धर्मनिरपेक्षता के समर्थक। अगले अंतर हम यहाँ देखेंगे पीसी अलेक्जेंडर के देखेंगे। पदीन जारे थलकल चेरियन अलेक्जेंडर, जिसे हम पीसी अलेक्जेंडर कहते हैं। पदीन जारे थलकल चेरियन अलेक्जेंडर का पूरा नाम था। पीसी अलेक्जेंडर 20 मार्च 1921 से 10 अगस्त 2011 को देश के योग्यतम अधिकारियों में गिना जाता है। उन्होंने न केवल सफलतापूर्वक प्रशासनिक दायित्व संभाला अपितु तमिलनाडु, महाराष्ट्र के राज्यपाल के पदों पर भी कार्य किया। वह राज्यसभा सांसद 2002 से 2008 भी रहे। उन्हें प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के उत्तरार्ध के समय में किए गए कार्यों के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। वहीं बात करें कि अलेक्जेंडर श्रीमती गांधी के प्रधान सचिव रहे। उन्होंने कुछ समय प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के साथ भी काम किया। उनका बतौर सिविल सर्वेंट कार्यकाल 1948 में शुरू हुआ। अपनी योग्यता और क्षमता के बल पर वह श्रीमती गांधी के निकट पहुँचे और जल्द ही उन्हें श्रीमती गांधी की छाया तक कहा जाने लगा। उनकी प्रसिद्ध किताबों में थ्रू द कॉरिडोर ऑफ पावर, माई ईयर्स विथ इंदिरा गांधी, द पर्लिस ऑफ डेमोक्रेसी और इंडिया इन न्यू मिलेनियम शामिल है। थ्रू द कॉरिडोर ऑफ पावर किताब में सरकार की कार्यप्रणाली का उल्लेख किया गया है। पीसी अलेक्जेंडर के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की बात करें तो उनका कहना था कि हमें बुद्धि, योग्यता और मानकों के अनुरूप महत्वाकांक्षी होना चाहिए ताकि सभी अवसरों को सर्वश्रेष्ठ क्षमता के साथ हासिल किया जा सके। उनका कहना था कि हमें समय का उपयोग एक शक्तिशाली गलियारे के रूप में करना चाहिए ताकि हम इतिहास और भविष्य को एक साथ जोड़ सके। अर्थात हमें समय का उपयोग इतिहास और भविष्य के प्रभाव को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए ताकि वह समय सार्थक साबित हो। बात करते हैं वर्गीस कुरियन की। कुरियन ने भारत को दुग्ध उत्पादन में अग्रणीय देश बनाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अर्थात NDDB ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया, जिसे श्वेत क्रांति के रूप में जाना जाता है। श्वेत क्रांति की सफलता के मुख्य वाहक डॉक्टर वर्गीस कुरियन ही माने जाते हैं, इसलिए उन्हें श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है। उनका जन्म 26 नवंबर 1921 को कालीकट, केरल में हुआ था। मद्रास के प्रसिद्ध लोयोला कॉलेज में भौतिकी में स्नातक करने वाले वर्गीस आगे की पढ़ाई के लिए जमशेदपुर के टाटा स्टील टेक्निकल इंस्टीट्यूट में दाखिल हो गए। 1946 में वर्गीस कुरियन अमेरिका चले गए और वहां उन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय से धातु विज्ञान में मास्टर की डिग्री हासिल की। 1949 में भारत सरकार की प्रतिनियुक्ति पर कुरियन गवर्नमेंट रिसर्च क्रीमरी आणंद पहुँचे। यहाँ कुरियन की मुलाकात खेड़ा जिला दुग्ध उत्पादक समिति के अध्यक्ष त्रिभुवन दास पटेल से हुई थी। तभी त्रिभुवन दास पटेल आणंद में 5 गांवों की एक सहकारी दुग्ध समिति चलाते थे। त्रिभुवन दास ने तय किया कि वे पॉल्सन कंपनी को दूध नहीं देंगे, जो कि आणंद से दूध ले जाकर मुंबई में कारोबार करती थी। पटेल और कुरियन ने तय किया कि वे मिलकर कोऑपरेटिव को मजबूत करेंगे। कुरियन ने सरकारी नौकरी से इस्तीफा दे दिया और 1954 में डेयरी की स्थापना कर दी। इस डेयरी के चेयरमैन त्रिभुवन दास पटेल थे, जबकि जनरल मैनेजर का कार्यभार खुद कुरियन ने संभाला। इस अमूल कंपनी का उद्घाटन 1955 में खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। अमूल की स्थापना, अमूल दूध पीता है इंडिया। अमूल की स्थापना के 1 दशक के भीतर ही कुरियन ने सफलता की ऐसी कहानी लिख दी कि 1965 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस प्रयोग को राष्ट्रीय स्तर पर उतारने का निश्चय किया। शास्त्री जी की पहल पर राष्ट्रीय डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का गठन किया गया, जिसकी जिम्मेदारी कुरियन को सौंपी गई। 1970 से लेकर 1996 के बीच करीब 26 साल तक चले डेयरी डेवलपमेंट कार्यक्रमों का नतीजा यह हुआ कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। इस दौरान देश भर में 72,000 सहकारी दुग्ध समितियां स्थापित की गईं और अमूल की ही तर्ज पर हर प्रदेश के अपने अपने ब्रांड विकसित किए गए।
उनका 9 सितंबर 2012 को नाडियाल में निधन हो गया। बात करें वर्गीज कुरियन के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की, तो उनका कहना था कि उन लोगों को कोई स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं है जो खुद किसी कार्य के प्रति स्पष्टीकरण नहीं देते। अर्थात उन्हें उन लोगों की बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए जो आलसी, निष्ठुर और झूठे हों, बल्कि बस हमें निरंतर अपने कार्य को करते रहना चाहिए। उनका कहना था कि मैं अक्सर उन नैतिक मूल्यों में सबसे महत्वपूर्ण रूप में अखंडता की बात करता हूं और यह महसूस भी करता हूं कि अखंडता और निजी अखंडता अपने आप में ईमानदार हैं, और जिस कारण हम हमेशा स्वयं के साथ साथ दूसरों के लिए भी ईमानदार होते हैं। कुरियन जी का कहना था कि किसी भी संकट के समय हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उस संकट का समस्या को गहराई से समझना चाहिए। तभी आपको उस समस्या का समाधान मिलेगा, उसे कैसे समाप्त किया जा सके। वह कहते थे कि सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के लिए देश को अपने ग्रामीण लोगों के ज्ञान और उनके पेशेवर कौशल के मध्य साझेदारी लानी पड़ेगी। इसलिए हमें ग्रामीण शिक्षा और कौशल विकास पर जोर देने की आवश्यकता है। उनका कहना था कि जो व्यक्ति समय का सम्मान नहीं करता और समय के लिए उसके अंदर कोई भावना नहीं है, वह व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकता है। अर्थात हमें जीवन में समय का सही उपयोग करना चाहिए और उस समय के प्रति सकारात्मक भावना रखनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकें। अगले हमारे हैं आई जी पटेल। 11 नवंबर 1924 को जन्मे इंद्र प्रसाद गोवर्धन भाई पटेल या आई जी पटेल भारतीय रिजर्व बैंक के 14वें 1977 से 1982 तक थे। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री श्री पटेल वित्त मंत्रालय में सचिव पद के अलावा यूएनडीपी में कार्यरत थे। बेहद ईमानदार श्री पटेल का कार्यकाल 1000, 5000 और 10,000 रुपये के नोट का प्रचलन बंद करने के कठोर फैसले से लिया जाना जाता है। रिजर्व बैंक के कार्यकाल की समाप्ति के बाद वह भारतीय प्रबंधन संस्थान अर्थात IIM अहमदाबाद में निदेशक के पद पर रहे। उनकी अपूर्व क्षमताओं के कारण ही उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में निदेशक का अति प्रतिष्ठित पद भी सौंपा गया। किसी दक्षिण एशियाई व्यक्ति को पहली बार इस पद का कार्यभार सौंपा गया था। बाद में उन्होंने महाराज सयाजीराव सिंधिया विश्वविद्यालय बड़ौदा में अध्यापन का कार्य भी किया। उनकी योग्यताओं के कारण 1991 में प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव ने उनसे देश के वित्त मंत्रालय को संभालने का आग्रह किया, लेकिन उन्होंने विनम्रतापूर्वक आग्रह अस्वीकार कर दिया। अर्थशास्त्र और प्रशासन में उनके योगदान को देखते हुए उन्हें 1991 में पद्म विभूषण दिया गया और 17 जुलाई 2005 को उनका निधन हो गया। वहीं बात करते हैं IG पटेल के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की। IG पटेल एक प्रतिबद्ध, अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी रहे हैं। उनका जीवन मानव कल्याण एवं देश सेवा को समर्पित रहा है। उन्होंने निर्धनता मिटाने एवं आर्थिक लोकतंत्र पर बल दिया। उनका सार्वजनिक जीवन संवैधानिक मूल्यों के प्रति समर्पित रहा। इनके अनुसार इन दिनों व्यापारिक नैतिकता की बहुत ही बातें होती हैं, परंतु व्यापार नैतिकता और भारतीय नैतिकता जैसी कोई बात नहीं होती। नैतिकता हमेशा नैतिकता ही रहती है। नैतिकता का केंद्रीय बिंदु सार्वभौमिक मानव ही होता है। बात करते हैं MS स्वामीनाथन की। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन का जन्म तमिलनाडु के कुंभकोणम में 7 अगस्त 1925 को हुआ। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन मूल रूप से वनस्पति अनुवंशिकी वैज्ञानिक अर्थात जेनेटिक वैज्ञानिक हैं। उन्होंने वर्ष 1966 में मैक्सिको के बीजों को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ मिश्रित करके उच्च उत्पादकता वाले गेहूं के संकर बीज विकसित किए। प्रोफेसर MS स्वामीनाथन भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली 1966 से 72 के निदेशक और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के अलावा कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव 1972 से 1979 तक रहे। सामान्य भारत के संबंध में यह भावना बनी हुई थी कि कृषि से जुड़े होने के बावजूद भारत के लिए भूखमरी से निजात पाना कठिन है। इसका कारण यही था कि भारत में कृषि के सदियों से चले आ रहे
उपकरण और बीजों का प्रयोग होता रहा था। फसलों की उन्नति के लिए बीजों में सुधार की ओर किसी का ध्यान नहीं गया था। एम.एस. स्वामीनाथन ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले गेहूं की एक ऐसी किस्म को पहचाना और स्वीकार किया जिसके द्वारा भारत को अन्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। यह मैक्सिकन गेहूं की एक किस्म थी जिसे स्वामीनाथन ने भारतीय खाद्यान्न की कमी दूर करने के लिए पहले अपनाने का निश्चय किया। इसके कारण भारत में गेहूं उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। इसलिए स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का अगुवा माना जाता है। स्वामीनाथन के प्रयत्नों का परिणाम यह है कि भारत खाद्यान्नों के मामलों में आत्मनिर्भर बन चुका है। लंदन की रॉयल सोसाइटी सहित विश्व की 14 प्रमुख विज्ञान परिषदों ने एम.एस. स्वामीनाथन को अपना मानद सदस्य चुना है। अनेक विश्वविद्यालयों ने डायरेक्ट की उपाधियों से उन्हें सम्मानित किया है। 1967 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और 1972 में पद्म भूषण से सम्मानित करके एक ऐसे व्यक्ति को महत्व दिया है जिसने स्वयं कभी प्रचार की ओर आकर्षण नहीं दिखाया। 1971 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। वहीं बात करें कि प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन का चयन वर्ष 2012 के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार के लिए भी किया गया। बात करते हैं एम.एस. स्वामीनाथन के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की। एम.एस. स्वामीनाथन के अनुसार असंभव शब्द ही हमारे दिमाग की इच्छाओं को क्रियाशील करने में सहायक होता है, क्योंकि असंभव शब्द का सामना करके ही हम बड़े से बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। यह विचार प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रेरणादायी है। डॉक्टर स्वामीनाथन एक कुशल विद्वान और अनुभवी प्रशासक थे। काम के प्रति दृढ़ संकल्प होना उनकी विशिष्टता थी। उनका संपूर्ण जीवन काम के प्रति समर्पण एवं सेवा भावना की प्रेरणा देता है। उनका मानना है कि विकास का पैमाना मानव कल्याण है, न कि राष्ट्र या राज्य। उनकी इच्छा थी कि प्रत्येक भारतीय गरिमा के साथ जिए। उन्होंने अपना पूरा जीवन इसी उद्देश्य के लिए समर्पित किया। वहीं उनके अनुसार नैतिक मूल्य, मानव सेवा, राष्ट्र प्रेम, सामूहिक प्रयास, सहयोग की भावना आदि बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। उन्होंने अपनी क्षमताओं का प्रयोग राष्ट्र एवं जनहित में करने की शिक्षा दी है। बात करते हैं जगमोहन मल्होत्रा की। तो जगमोहन मल्होत्रा का जन्म पाकिस्तान के हफीज़ाबाद में 25 सितंबर 1927 को हुआ। उनके भारतीय प्रशासनिक सेवा के करियर में एक बड़ा मोड़ तब आया जब आपातकाल 1975 से 1977 के दौरान उन्हें दिल्ली विकास प्राधिकरण अर्थात DDA का उपाध्यक्ष बनाया गया। उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी के निकट समझा जाता था। श्री जगमोहन ने इस दौरान दिल्ली को झुग्गी मुक्त करने का प्रयास किया और कुछ पुनर्वास कॉलोनियों का निर्माण करवाया। इसी दौरान उनकी कार्यशैली पर सवाल उठने लगे, लेकिन दृढ़ निश्चय के धनी श्री जगमोहन ने कठोरता का परिचय दिया। उनकी सेवाओं के कारण 1980 में उन्हें दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया। दिल्ली में आयोजित 1982 के एशियाड खेलों का आयोजन सफल बनाने के लिए उनकी सेवाएं ली गईं। उसी समय देश में गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसकी सफलता का श्रेय श्री जगमोहन को गया। 1984 से 1989 तक जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद पर रहने के दौरान आतंकवाद के दौर में भी श्री जगमोहन ने काफ़ी कुशलता से प्रशासन का संचालन किया। इस समय उन्होंने हिंदुओं के पवित्र स्थल वैष्णो देवी के विकास के लिए बहुत काम किया। उनकी दक्षता को देखते हुए उन्हें एक बार फिर यही पद सौंपा गया। श्री जगमोहन को 1971 में पद्मश्री और 1977 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं जगमोहन मल्होत्रा के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की। तो जगमोहन मल्होत्रा एक कुशल प्रशासक एवं नेता थे। वे सार्वजनिक पद के कर्तव्यों एवं उससे जुड़ी जिम्मेदारियों के प्रति हमेशा गंभीर रहे। प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उनका जीवन अनुकरणीय है। वे संवैधानिक मूल्यों, देश की एकता और अखंडता तथा राष्ट्र के लिए आजीवन समर्पित रहे। उन्होंने देशभक्ति, जनसेवा को अपना मूल मंत्र बनाया। उनका अच्छा प्रबंधन कौशल एवं उनकी चुस्त प्रशासनिक कार्यशैली सीखने योग्य है। अगले हमारे ब्रजेश मिश्रा। भारत के प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एवं आधुनिक चाणक्य कहे जाने वाले ब्रजेश मिश्रा का जन्म 29 सितंबर 1928 को हुआ था।
कांग्रेस दल से जुड़े पिता द्वारिकानाथ मिश्र मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। ब्रजेश मिश्रा ने अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति को लक्ष्योन्मुख दिशा में केंद्रीय भूमिका निभाई। वे 28 सितंबर 2012 को 84 साल की उम्र में दुनिया से विदा हो गए। वहीं ब्रजेश मिश्रा 1951 में भारतीय विदेशी सेवा के अधिकारी बने और उन्होंने इंडोनेशिया में भारत के राजदूत एवं बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में गौरव पाया। सेवानिवृत्ति के बाद 1991 में मिश्रा भाजपा में शामिल हो गए और राजग के कार्यकाल 1998 से 2004 के दौरान उन्होंने भारत की विदेशी नीति एवं राष्ट्रीय सुरक्षा को सही दिशा में निर्णायक भूमिका अदा की। मार्च 1998 में प्रधानमंत्री वाजपेयी का प्रधान सचिव बनने के अलावा उन्हें मई 1998 में पोखरण एटमी परीक्षणों के बाद देश का प्रथम राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। एक साथ दो शीर्ष जिम्मेदारियों को निभाते हुए मिश्रा वाजपेयी सरकार के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा एवं विदेश नीति दोनों के असली कर्णधार बने। मिश्रा ने 1999 में कारगिल लड़ाई के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। उनके विरोधी उन्हें जिद्दी समझते थे, वहीं उनके कई निर्णयों को लेकर विवाद भी उठते रहे। उन पर भारत, अमेरिका और इजराइल के ज़रूरतों से ज़्यादा करीब ले जाने का आरोप लगा। इन तमाम आलोचनाओं को परे रखकर वे राष्ट्रीय हित में व्यवहारिक फैसले लेते रहे। मिश्रा भारत के उन दुर्लभ अनुभवी रणनीतिकारों में हमेशा गिने जाते रहेंगे जिन्होंने कठिन दौर में भारत के देश की नीतियों को सही दिशा दी। ब्रजेश मिश्रा के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की बात की जाए तो ब्रजेश मिश्रा निसंदेह भारतीय विदेश सेवा के काबिल अधिकारियों में से एक थे। राजनयिक संबंधों में उनके दूरदर्शी कूटनीति योग्यता सीखने योग्य है। वे एक बेबाक, अनुशासित, कर्तव्यनिष्ठ एवं जिम्मेदार अधिकारी थे। उनके समय प्रबंधन, समर्पण एवं सेवा भावना जैसे मूल्य निश्चित ही प्रेरणादायी है। उन्होंने भारतीय संविधान के मूल्यों के अनुसार विदेशी संबंधों को मजबूत बनाने के लिए प्रयास किया। देश की एकता, अखंडता को बचाते हुए सौहार्दपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के निर्वहन की उनकी शैली सीखने योग्य है। अब बात करते हैं जूलियो फ्रांसिस रैबिरो की। भारतीय पुलिस सेवा के तेज तर्रार अधिकारी रहे जूलियो फ्रांसिस रैबिरो JF रैबिरो का जन्म मुंबई में 5 मई 1929 को हुआ। वह 1953 में IPS सेवाओं में शामिल हुए। उनकी सूझबूझ और दूरदर्शिता के कारण उन्हें बहुत सराहना मिली। उन्होंने मुंबई पुलिस आयुक्त के पद पर 1982 से 87 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक और गुजरात के पुलिस महानिदेशक का पद संभाला। मुंबई पुलिस आयुक्त के पद पर रहने के दौरान उन्होंने मुंबई के संगठित अपराध और हिंसा की नकेल कस दी और दंगों के दौरान उनकी भूमिका को बहुत प्रशंसा मिली। उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्यकाल पंजाब पुलिस के प्रमुख के पद का रहा। श्री रैबिरो ने यह पद तब संभाला जब राज्य आतंकवाद के सबसे भयंकर दौर से गुजर रहा था। उन्हें पंजाब सरकार का सलाहकार और केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय में विशेष सचिव बनाया गया। उनकी असाधारण सेवाओं को देखते हुए सरकार ने उन्हें पद्म भूषण सम्मान प्रदान किया। वे रोमानिया में राजदूत भी रहे। उन पर 2 बार जानलेवा हमला भी हो चुका था। उनकी बनाई नीतियों में सर्वाधिक चर्चित नीति बुलेट फॉर बुलेट की रही। इसी के कारण बाद में एक अन्य IPS अधिकारी KPS गिल ने शानदार सफलताएं अर्जित की और पंजाब में दुर्दांत आतंकवादियों को मार गिराया। वर्तमान में श्री रैबिरो सामाजिक कल्याण कार्य में पूरी क्षमता से जुटे हुए हैं। उनकी लिखी आत्मकथा किताब बुलेट फॉर बुलेट माई लाइफ एज अ पुलिस ऑफिसर को बहुत चाव से पढ़ा जाता है। वहीं बात करें जूलियो फ्रांसिस रैबिरो के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की तो जूलियो फ्रांसिस रैबिरो कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी, साहस, अनुशासन, सत्यनिष्ठा, समर्पण और मानवीय मूल्यों का पालन करने वाले अधिकारी रहे हैं। वे पद दायित्व निर्वहन में सिविल सेवक के इन बुनियादी मूल्यों का पालन करने की प्रेरणा देते हैं। उन्होंने मानवता एवं समानता को सदैव वरीयता दी। वे संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए साहस के साथ प्रयास करने की प्रेरणा देते हैं।
उनका कहना है, एक व्यक्ति जो खुले एवं सच्चे विचारों का है उसे डरने की आवश्यकता नहीं है। रैबरो ने भ्रष्टाचार रोकने एवं पुलिस को आम जनता से जोड़ने के लिए भी प्रशंसनीय कार्य किए हैं। भ्रष्टाचार से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता के लिए कार्य करते रहे हैं। वे भारतीय समाज को भ्रष्टाचार उन्मूलन हेतु प्रेरित करते हैं। वे देश की सेवा के लिए समर्पित रहें। सांप्रदायिकता, आतंकवाद, नक्सलवाद, मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराधों से निपटने के लिए वे आम जनता को सहयोग करने की प्रेरणा देते हैं। रैबरो के कार्य न्याय, जनसेवा एवं राष्ट्र प्रेम के लिए प्रयास करने की प्रेरणा देते हैं। अगले हमारे हैं BD शर्मा की बात करते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे श्री ब्रह्मादेव शर्मा का जन्म 19 जून 1931 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हुआ था, लेकिन बाद में उनका परिवार ग्वालियर चला गया और वह 1956 में IAS के लिए चुने गए। श्री शर्मा ने 1968 के से लेकर 1970 के बस्तर में रहे। इस दौरान उनका ध्यान आदिवासियों की समस्याओं पर गया। ब्रह्मदेव शर्मा के प्रति आदिवासियों के इस गहरे लगाव का कारण दरअसल बौला डीला का वो चर्चित कांड है जिसमें श्री शर्मा ने 1968 से 1969 में 300 से ज़्यादा आदिवासी लड़कियों की शादी उन गैर आदिवासियों से करा दी जो उनके दैहिक शोषण में लिप्त थे। वह 1973 से 74 तक केंद्रीय गृह मंत्रालय में निदेशक बने और फिर संयुक्त सचिव भी बने, लेकिन 1980 में सरकार के साथ बस्तर पाइन प्रोजेक्ट को लेकर नीतिगत मतभेद उभरने के बाद उन्होंने नौकरशाही से इस्तीफा दे दिया। मध्य प्रदेश के इस्तीफे के बाद वे पूर्वोत्तर परिषद के सदस्य बनाए गए। उन्हीं दिनों श्री शर्मा को नॉर्थ ईस्ट हिल्स यूनिवर्सिटी अर्थात नेहरू शिलोंग के कुलपति का पद संभालने का निर्देश मिला। उनसे पहले इस पद पर नियुक्त रहे कुलपति की आदिवासियों ने हत्या कर दी थी। ऐसे तनावग्रस्त माहौल में उन्होंने यह पद संभालने में हिचकिचाहट नहीं दिखाई। वह 1981 से 1986 तक वहां रहे और नेहरू को सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने का प्रयास किया। वह 1986 से 1991 तक SC/ST आयुक्त के पद पर कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने वेतन के रूप में केवल 1 रुपया लिया। बतौर आयुक्त उन्होंने 28वीं रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। यह रिपोर्ट जनजातीय मामलों पर देश का ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। कुछ जानकार तो इस रिपोर्ट को भारत के संविधान के बाद सर्वाधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानते हैं। उस रिपोर्ट के बाद देश में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग बना। इस प्रकार श्री शर्मा SC/ST विभाग के अंतिम आयुक्त रहे। उन्होंने 1983 में भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत की और आदिवासियों के जल, जंगल और ज़मीन पर हक की लड़ाई शुरू की। आंदोलन को व्यापक सफलता मिली और सरकार ने पेशा कानून का निर्माण किया। वे गांव गणराज्य के नाम से पाक्षिक पत्रिका प्रकाशित करते हैं। उनकी दलित पिछड़े झूठे वायदे का अनटूटा इतिहास और ट्राइबल डेवलपमेंट आदि किताबों में आदिवासियों की समस्याओं और भावनाएं शिद्दत से महसूस की जा सकती है। बात करें BD शर्मा के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की, तो BD शर्मा आजीवन आदिवासियों के प्रति संवेदनशील रहे। वे भारत में आदिवासियों की दुर्दशा और समस्या के मुद्दे पर लगातार आवाज़ उठाते रहे। वंचित वर्गों के प्रति उनकी करुणा एवं कर्तव्य निष्ठा प्रेरणा देने वाली है। वर्ष 1981 में आदिवासियों और दलितों के लिए सरकारी नीतियों को लेकर उनके और सरकार के बीच में मतभेदों का कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। गरीबों, आदिवासियों और दलितों के लिए उन्होंने आजीवन संघर्ष किया। BD शर्मा का कहना था कि अक्सर सामाजिक आंदोलन पहले संस्था बनाते हैं, फिर विचारों को फैलाने का काम करते हैं, लेकिन संस्थाओं को नहीं, विचारों को पहले आमजन तक पहुंचना चाहिए। आदिवासियों के हक में उन्होंने जल जंगल जमीन का नारा दिया। उन्होंने इस नारे के द्वारा पर्यावरण के प्रति चिंता और आदिवासियों के अधिकार की आवाज़ बुलंद की। वे ग्रामीण विकास एवं किसानों के हालात बदलने के लिए भी प्रयत्नशील हैं। गांव गणराज्य और परिकल्पना के तहत यह स्पष्ट हुआ कि गांव के लोग केवल ही अपने संसाधनों का एक हिस्सा ही नहीं चाहते, वे उस पर मालिकाना अधिकार चाहते हैं। समाज सेवा, आशक्त वर्गों के प्रति करुणा, देश सेवा, ईमानदारी, उत्तरदायित्व, समर्पण जैसे मूल्यों को उन्होंने अपने जीवन के माध्यम में उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया।
अगले हमारे श्रीधरन है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ई श्रीधरन, जिनका पूरा नाम है इलत्तू वलापिल श्रीधरन या ई श्रीधरन का जन्म 12 जून 1932 को केरल के पलाक्कड़ ज़िले में हुआ। उन्होंने काकीनाडा आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज JNTKU से इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और कोझिकोड के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में अध्यापन का कार्य शुरू किया और बाद में उन्हें इंडियन रेलवे सर्विसेज में चुना गया। उन्हें सबसे पहले 1954 में सदर्न रेलवे में बतौर पर्यवेक्षक सहायक इंजीनियर का कार्यभार सौंपा गया। श्रीधरन ने अपने करियर में कई शानदार उपलब्धियां हासिल की है। इनमें उनका सबसे प्रशंसनीय कार्य दिल्ली मेट्रो का निर्माण और संचालन शामिल है। इस बेहद जटिल कार्य को उत्तम कार्य संस्कृति के साथ समय से पहले ही पूरा करके उन्होंने एक नया इतिहास ही रच दिया, इसलिए लोगों ने प्यार से उनका नाम ही मेट्रो मैन रख दिया। केवल मेट्रो ही नहीं, रेलवे की कई परियोजनाओं को उन्होंने अति प्रशंसनीय ढंग से पूरा किया। दिसंबर 1964 में तमिलनाडु के पंबन पुल को नष्ट हो जाने पर रेलवे के इस पुल की मरम्मत के लिए 6 महीनों का वक्त तय किया गया। तब श्रीधरन ने बड़े अधिकारी से कहकर यह समय घटाकर 3 महीने कर दिया और श्रीधरन को उन काम का इंचार्ज बना दिया गया। श्रीधरन ने अपनी असाधारण योग्यता से इसे महज 46 दिनों में ही पूरा कर दिया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें रेल मंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1997 में उन्हें दिल्ली मेट्रो का प्रबंध निदेशक बनाया गया। राजधानी दिल्ली के परिवहन की रीढ़ की साबित होने वाली इस परियोजना के सभी लक्ष्य तय समय पर या उससे पहले ही निर्धारित बजट में पूरे करके उन्होंने एक विशिष्ट रिकॉर्ड बना डाला। उन्हें कोच्चि मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का मुख्य सलाहकार बनाया गया और वे राष्ट्रीय मूल्यों के संरक्षण के फाउंडेशन के सलाहकार बोर्ड में शामिल किए गए। 2003 में टाइम मैगजीन ने उन्हें वन ऑफ एशियाज़ हीरोज़ के खिताब से नवाजा। फ्रांस सरकार ने उन्हें 2005 में नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। वहीं भारत सरकार ने उन्हें 2001 में पद्मश्री और तथा 2008 में दूसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से प्रदान किया। उन्हें 2013 में लोकमान्य तिलक पुरस्कार से चुना गया और पारदर्शिता, कार्यक्षमता, जवाबदेही, समय की पाबंदी, ईमानदारी, पेशेवर योग्यता और स्पष्ट सोच एवं दृष्टि और सभी घटकों की भागीदारी उनकी सफलताओं के मुख्य सूत्र माने गए। बात करते हैं ई श्रीधरन के जीवन से मिलने वाली शिक्षाओं की। ई श्रीधरन अनुशासन एवं समय प्रबंधन के मामले में पाबंद हैं। वे अपने सार्वजनिक जीवन काल में प्रत्येक प्रोजेक्ट को समय पर पूर्ण करने एवं समयबद्धता का पालन करने के लिए विख्यात हैं। वर्तमान समय में हमें समय प्रबंधन एवं वक्त की पाबंदी सीखने की अत्यंत आवश्यकता। एक प्रशासन के रूप में उनकी नेतृत्व क्षमता निश्चित ही प्रेरणा देने वाली है। उनके नेतृत्व में मेट्रो रेल सेवा के नए आयाम गढ़े हैं। ई श्रीधरन एक प्रशासक के रूप में प्रतिबद्ध, समर्पित, ईमानदार, सत्यनिष्ठ अधिकारी रहे हैं। सिविल सेवा के लिए आवश्यक बुनियादी मूल्य ग्रहण करने एवं निर्वहन के लिए उनका जीवन अनुकरणीय है। वे भ्रष्टाचार के खिलाफ सतत प्रयत्नशील रहे हैं। अपने दायित्व निर्वहन के दौरान उन्होंने भ्रष्टाचार रोकने हेतु अनेक कदम उठाए हैं। ई श्रीधरन सार्वजनिक जीवन एवं व्यक्तिगत जीवन के मध्य निष्ठा एवं उत्तरदायित्वों के बीच कुशलता से समन्वय स्थापित करने में सफल रहे हैं। उनका जीवन व्यक्ति एवं प्रशासक के रूप में अनुकरणीय है। इस तरीके से हमारे जो है ई श्रीधरन जो है समाप्त होते हैं। अगली हमारी क्लास जल्दी होगी। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप स्टे विद अस। थैंक यू सो मच।